कैरेबियाई देश हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे के घर में घुसकर हत्या करने वाले 4 संदिग्धों को स्थानीय पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है, जबकि 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस को आशंका है कि इन्हीं लोगों ने 6 जुलाई को राष्ट्रपति की हत्या की थी। हैती पुलिस के मुताबिक संदिग्ध बंदूकधारियों ने 3 पुलिस अधिकारियों को बंधक भी बना लिया था, जिन्हें बुधवार रात तक उनके चंगुल से आजाद करा लिया गया। हैती एक गरीब और अस्थिर राजनीतिक स्थिति वाला देश है, जहां राष्ट्रपति मोइसे की मौत के बाद हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। अधिकारियों ने देश में एक तरह से इमरजेंसी लगा दी है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी बंद कर दिया है। अमेरिका में हैती के राजदूत ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति की हत्या के पीछे गहरी साजिश है, जिसे विदेशी आतंकवादियों और पेशेवर हत्यारों ने अंजाम दिया है। ये हमलावर अमेरिकी एजेंसी के एजेंट बनकर आए थे। इस हत्याकांड में राष्ट्रपति मोइसे की पत्नी को भी गोली लगी है और अस्पताल में उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। जबरदस्त हंगामा हो रहा है। लोग हाथों में बैनर लिए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। पुलिस और पब्लिक के बीच भारी तनाव की स्थिति बनी है। भारी तादाद में महिलाएं भी हंगामे में शामिल हैं। दरअसल ये तस्वीर पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया की है, जहां असुरक्षा और किडनैपिंग के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। नाइजीरिया में फिरौती के लिए अपहरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ किडनैपिंग ने एक उद्योग का शक्ल ले लिया है। पिछले कई वर्षों से नाइजीरिया में किडनैपिंग के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। नाइजीरिया में 4 दिन पहले बड़ी संख्या में बच्चों का अपहरण किया गया। यहाँ बंदूकधारियों ने एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले 140 छात्रों को अगवा कर लिया, जिनमें 25 छात्र बचने में कामयाब रहे। बाकी बच्चों का कुछ भी अता पता नहीं चल सका है। आपको बता दें कि नाइजीरिया में पहले भी कई बार स्कूली छात्रों को निशाना बनाया गया है और फिरौती के लिए आए दिन उनका अपहरण होता है। ये आपराधिक समूह आमतौर पर हथियारों के साथ आते हैं और गांवों को भी निशाना बनाते हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार सड़कों पर उतर आए और सरकार से सुरक्षा की मांग की। कमर में तमंचा और पुलिस वालों के सामने ही शुरू हो गई जनाब की दबंगई। ये तस्वीरें यूपी के फतेहपुर की हैं, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान कैंडिडेट एक दूसरे का पर्चा फाड़ने लगे। ये शख्स तो तमंचे के साथ ही पुलिस वाले के सामने दूसरे कैंडिडेट के समर्थकों से भिड़ गया। गोरखपुर से लेकर सीतापुर और उन्नाव से लेकर रायबरेली तक हंगामा ऐसा हुआ जिसे लोग देखते रह गए। ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान यूपी के अलग अलग जिलों में जबरदस्त बवाल हुआ, तो कहीं मारपीट हुई तो कहीं से गोली चलने की घटना सामने आई। सीतापुर में तो बीजेपी प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग होने लगी। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और जो भी हाथ लगा उस पर पुलिस के डंडे बरसने लगे। ये है बिहार का अखाड़ा घाट पुल। बूढ़ी गंडक की धारा यहाँ विकराल रूप अख्तियार कर चुकी है। नदी अपने किनारे तोड़ते हुए शहर में दाखिल हो गई है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक लाल निशान को पार कर गई है। 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर इजाफे के साथ बूढ़ी गंडक का जल स्तर खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर पहुँच गया है। नदी में पानी बढ़ने से शहर के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। सैकड़ों लोगों को अपना आशियाना छोड़ना पड़ा है। उत्तरी बिहार में लगातार हो रही बारिश से उत्तर बिहार की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें मधुबनी की है। यहाँ दर्जन भर से ज्यादा गांव टापू बन गए हैं। कमर भर पानी में जीने की मजबूरी से बड़ी आबादी परेशान। बहुत से लोगों ने हाईवे पर शरण ले ली है। जिस हाईवे पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहाँ अब नाव चल रही है। तस्वीरें मधुबनी जिले के NH 104 की है, जहाँ बना डायवर्जन बारिश के बाद आए सैलाब में बह गया। इस हाईवे पर रोज हजारों गाड़ियों का आवागमन होता था, लेकिन डायवर्जन के बह जाने के कारण सब कुछ बंद हो गया। एक हफ्ते से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी अधिकारियों की नींद नहीं खुली, तो लोग अपनी जान पर खेलकर नदी में जुगाड़ की नाव से आने जाने को मजबूर हैं। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। ऐसा लगता है कि भीषण गर्मी से दिल्ली वासियों को राहत मिलने वाली है। देर रात दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। दिल्ली से सटे इलाकों में बारिश हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में पारा 44 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा चुका है। गुरुवार को दिल्ली का तापमान 42 डिग्री से ऊपर रहा। पिछले करीब 1.5 महीने से दिल्ली में भयंकर गर्मी पड़ रही है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो भीषण गर्मी से जल्द निजात मिल सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून फिर से सक्रिय होने लगा है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 10 जुलाई को मानसून दस्तक देगा। 9 जुलाई से 12 जुलाई तक बारिश की संभावना जताई गई है। तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट आने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में गरज के साथ बारिश होगी। इस दौरान
अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने दिल्ली में 10 जून को ही मानसून के आने की संभावना जताई थी, जो फेल हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में बदमाशों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। घटना गुरुवार रात की है। बड़ा हिंदूराव इलाके में बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मार दी। वो लड़का आगे की साइड निकल गया, हम जो है गाड़ी में बैठने लगे, बैठ के आगे तक ही गए थे। वही लड़का गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई क्या बात है, हट गाड़ी के आगे से। कहता है तू उड़ाएगा क्या मुझे? मैंने नहीं भाई मैं क्यों उड़ाऊंगा तेरे को, आगे से हट। अब मैंने गाड़ी से निकलते ही देखा ना 2 लड़के उधर खड़े हुए थे, 5-6 लड़के एक साइड पे खड़े हुए थे। वहाँ से जो लड़के थे उन्होंने फायरिंग कर देनी शुरू कर दी। कम से कम 20-25 फायरिंग हुई है। उसमें 2 लोग तो ऑन द स्पॉट मर गया। वो राह चलते हुए ऐसे ही लोग थे, वो मर गए। दरअसल हमलावर किसी प्रॉपर्टी के विवाद को सुलझाने के लिए आए थे। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर वारदात में शामिल बदमाशों की तलाश कर रही है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और पूरे इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल स्टाफ की टीमें गठित कर दी गई हैं। गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। दरभंगा ब्लास्ट के आरोपियों की रिमांड का आज आखिरी दिन है। नासिर, इमरान और कफील की आज पटना के एनआईए कोर्ट में पेशी होगी। एनआईए टीम नासिर, इमरान और कफील को दिल्ली से लेकर पटना पहुंची है। पटना एयरपोर्ट से एटीएस के सुरक्षा घेरे में इन तीनों संदिग्ध आतंकियों को लेकर रात में तीनों को हेडक्वार्टर में ही रखा गया। दरभंगा ब्लास्ट मामले में इमरान और नसीर को एनआईए की टीम हैदराबाद से पटना 1 जुलाई को लाई थी और 2 जुलाई को सिविल कोर्ट में पेशी के बाद 7 दिनों की रिमांड पर लिया गया था। वहीं सलीम और कफील को शामली से लाया गया था। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद से आए कपड़े के बंडल वाले पार्सल में ब्लास्ट हुआ था। एटीएस मामले की जांच कर रही थी। बाद में मामला एनआईए को सौंप दिया गया था। इस मामले में एनआईए की टीम ने इमरान खान और नासिर खान को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था, जबकि कफील और सलीम को शामली से गिरफ्तार किया गया था। इमरान और नासिर दोनों कपड़े के कारोबारी बनकर हैदराबाद में रहे थे और सलीम को जब इनसे बात करना होता था तो वो व्हाट्सएप के जरिए सलवार और कमीज़ की बात करते थे और इनका डिज़ाइन और इनका रंग, इनका कोड होता था। यानी बॉम्ब की डिज़ाइनिंग कैसे होगी ये उस सलवार कमीज़ के डिज़ाइन में छुपा होता था और बम का धमाका कितना तीव्र होगा ये सलवार कमीज़ के रंग में छुपा होता था। इन सभी पर पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ संबंध होने के आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या घटाने के लिए नई जनसंख्या नीति लाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में नई जनसंख्या नीति का मसौदा पेश किया। सीएम योगी खुद इस नीति को जनसंख्या दिवस पर 1 जुलाई को जारी करेंगे। 2021 से 30 की अवधि के लिए प्रस्तावित नीति के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाना और सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की कोशिश होगी। वहीं उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य। सीएम योगी ने कहा कि आबादी विस्फोट के लिए गरीबी और अशिक्षा बड़ा कारक है। साथ ही जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव भी प्रमुख कारण है। योगी ने कहा यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई उपाय किए गए हैं। उन्होंने स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाने के निर्देश भी दिए। साथ ही डिजिटल हेल्थ मिशन की भावनाओं के अनुरूप नवजातों, किशोरों और वृद्धजनों की डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था के भी निर्देश दिए। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चाचा ने मंत्री पद की शपथ ली और भतीजे ने चाचा के खिलाफ कोर्ट में याचिका डाल दी। एलजेपी पर अधिकार की लड़ाई अब कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई है। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने दिल्ली हाई कोर्ट में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल कर दी है। चिराग ने लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी है जिसके जरिए पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। मंत्री बनने के लिए उन्होंने परिवार को तोड़ा, मंत्री बनने के लिए उन्होंने पार्टी को तोड़ा। ऐसे में ज़रूर यकीनन उनको मंत्री बनना चाहिए। इतनी कुर्बानियों के बाद भी नहीं बनेंगे तो उनके मन में ये मलाल ज़रूर है। जिन्होंने परसों हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि तक देना ज़रूरी नहीं समझा। नीतीश कुमार जी ने कुछ सभा करना या श्रद्धांजलि देना तो दूर, एक ट्वीट तक नहीं किया। और आज
वही पारस चाचा आज नीतीश कुमार जी के साथ जाकर उन्हीं की गोद में बैठना चाह रहे हैं, जो कि हमारे नेता को याद तक करना नहीं जरूरी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर पहुंच चुके हैं। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। समंदर में सैकड़ों नावें हिचकोले खा रही हैं, जबकि सैकड़ों नाव समंदर के तट पर खड़ी हैं। समंदर से एक एक नाव तट की ओर आ रही है। जहां तक नजरें जाती हैं, सिर्फ नाव ही नाव दिखाई देती हैं। इनमें ज्यादातर छोटी नाव हैं। समंदर में हजारों नाव की ये तस्वीर तमिलनाडु के रामेश्वरम की है। दरअसल डीजल के दाम बढ़ने से मछुआरों की रोजी रोटी पर संकट मंडराने लगा है। डीजल के दाम बढ़ने से छोटे मछुआरों ने अपनी नौकाओं को खड़ा कर दिया है। मछली पकड़ने के लिए एक बार समंदर जाने और आने में एक नाव में करीब 250 लीटर डीजल खर्च होता है, लेकिन समंदर की मछलियों से इतनी कमाई नहीं होती जिससे कि डीजल के खर्च की भरपाई हो सके। रामेश्वरम में मछुआरों की 550 बड़ी नावें और 150 छोटी नावें हैं, लेकिन डीजल की बड़ी कीमत ने इन मछुआरों को बेरोजगार कर दिया है।